नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इमरान खान के राज में पाकिस्तानी रुपया का बुरा हाल। $1 की वैल्यू पहुंची 177। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन पर पैनी नजर होगी। लद्दाख में 19,000 फीट पर शुरू हो रही है सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन पाकिस्तान सीमाओं तक जल्दी से पहुंचे भारतीय सैनिक। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बनाई गई नई सड़क और पुल। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे कि चीन में कोरोना केस बढ़ने से हाहाकार, सख्त लॉकडाउन की वजह से खाने को तरसे लोग, बोले हम भूख से मर रहे हैं। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। सपा की उपलब्धि नोटों से भरे बक्से इकट्ठा करने तक सीमित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, और अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। आज के लाइक का टारगेट है 2000। जी हां दोस्तों, 2000 लाइक तक इस आंकड़े को पहुंचाइए। फटाफट लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हर रोज इस प्रकार की खबरें आप तक पहुंचती रहें। रुक करते हैं फटाफट पहली बड़ी खबर की तरफ। इमरान राज में पाकिस्तानी रुपए का बुरा हाल। $1 की वैल्यू 177 पर पहुंची। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी रुपए का हाल बेहाल है। पाकिस्तानी रुपया साल 2021 में दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से है। पाकिस्तानी रुपया साल 2021 की शुरुआत से करीब 12% और मई के मध्य में $152.50 के निचले स्तर पर 17% से ज्यादा गिर चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर पैनी नजर होगी। लद्दाख में 19,000 फीट पर शुरू हो रही है सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी सीमा पर 27 सड़कों और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें पूर्वी लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई पर, जी हां दोस्तों, 19,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क, और सिक्किम में संवेदनशील डोकलाम क्षेत्र के पास एक सड़क शामिल है। ये दोनों बहुत ही जरूरी सड़क हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये परियोजनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और दूर दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेंगी ये। और सीमा परियोजनाओं में 3 सड़कों और 24 पुलों का वस्तुतः उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, भारत की सेना हो गई है और मजबूत, और अब जरूरत पड़ने पर तुरंत चीन के भीतर घुसकर धावा बोला जा सकता है। ऐसी सड़कें मोदी राज में बना दी गई हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा, और कमेंट में बताइए कि क्या मोदी राज में चीन अपने घुटनों पर आएगा, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में कोरोना केस बढ़ने से हाहाकार, सख्त लॉकडाउन की वजह से खाने को तरस रहे हैं लोग, बोले हम भूख से मर रहे हैं। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश के उत्तरी क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ लाखों लोगों को, दरअसल चीन में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और मौजूदा आंकड़े 21 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। चीन की सरकार हालात पर नियंत्रण पाने के लिए जीरो कोविड रणनीति पर काम कर रही है, और इसके तहत अन्य देशों से जुड़ी सीमाओं पर प्रतिबंध, क्वारंटाइन की अवधि में बढ़ोतरी और लक्षित क्षेत्रों में लॉकडाउन के उपाय शामिल हैं। बीजिंग में अगले साल फरवरी में विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, इसीलिए चीन कोरोना महामारी से जुड़े हालात पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाना चाहता है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं, और यहां मंगलवार को कोविड-19 के 200 नए मामले सामने आए, जो कि मार्च 2020 के बाद एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा केस थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने अखिलेश पर कसा तंज। सपा की उपलब्धि नोट से भरे बक्से इकट्ठा करने तक सीमित। जी हां दोस्तों, उससे पहले कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कानपुर में 11,000 करोड़ रुपए लागत की मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम खंड की शुरुआत की, और कानपुर मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस मौके पर विपक्षी दलों, खासतौर से बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, वो यूपी का विकास नहीं कर सकते। मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत करने के बाद कानपुर नगर के रेलवे ग्राउंड जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र इन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है, लेकिन अब वो मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं।
क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटों का पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है, यही इनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। लोग करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर मेट्रो का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बोले डबल इंजन की सरकार पहले हुए नुकसान की भरपाई कर रही है। पीएम मोदी ने पूर्व की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो बीते कालखंड के समय में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रही है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसे पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो का शिलान्यास किया और कहा कि हमारी सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त दहाड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश का चुनाव है निकट और ऐसे में प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 24 घंटे के भीतर दिल्ली में 500 के करीब केस, मुंबई में 1300 से ज्यादा पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार कोरोना ने पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 496 नए मामले सामने आए हैं। कई महीनों बाद दिल्ली में मामले भी इसमें भी इजाफा हो गया है। राजधानी में 331 मामले सामने आए थे, लेकिन अब वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया है और इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 1612 पहुंच गई है। बढ़ते मामले की वजह से अब दिल्ली में कई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं और इस समय राजधानी में येलो अलर्ट जारी है और इस अलर्ट की वजह से दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके अलावा सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल, स्पा बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज अपने संबोधन में भी कहा है कि दिल्ली की कोरोना स्थिति पर उनकी पैनी नजर है और बदलती स्थिति को देखते हुए पाबंदियों पर फैसला लिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के नाम को ABCD से जोड़ा, बताया नया फुल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों के ऐलान का समय निकट आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। इस कड़ी में आज बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की ABCD बताते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जबरदस्त तरीके से घेरा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हरदोई की एक जनसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी की ABCD में A का मतलब है अपराध और आतंक, B का मतलब है भाई भतीजावाद, C का मतलब है करप्शन और D का मतलब है दंगा। ऐसे में प्रदेश की जनता को इस पार्टी और उसके नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम एशिया बना अमेरिका और चीन की महत्वाकांक्षाओं का रण क्षेत्र। जहां दोस्तों पश्चिमी एशिया अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी और राजनयिक होड़ का केंद्र बन गया है। साल 2021 में यह होड़ और तेज हुई। बीते हफ्ते वॉशिंगटन में एक बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में बनते हालात पर खास चर्चा हुई और उस दौरान संयुक्त अरब अमीरात सरकार के राजनयिक सलाहकार अनवर गार्गेश ने कहा था कि तीखी होड़ और एक नए शीत युद्ध के बीच मिटते अंतर से हम चिंतित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ रहा है टकराव और उस टक्कर का केंद्र होगा वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 42 सेकंड के लिए उल्टा हो गया चीन का सैटेलाइट, अमेरिका के शहर की ले ली शक पैदा करने वाली तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपने तकनीकी ज्ञान को दुनिया के सामने दिखाते हुए दावा किया कि उसके सैटेलाइट ने अमेरिका के एक शहर के बड़े इलाके की इमेज कैप्चर की है और वो भी सिर्फ 42 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों एक वेबसाइट WION के अनुसार चीन का ये स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट बीजिंग 3 कहलाता है और इस छोटे से सैटेलाइट की खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक दिन में पृथ्वी के 100 चक्कर लगाकर करीब 500 क्षेत्रों की निगरानी कर सकता है। जून में लॉन्च किए गए सैटेलाइट ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के इलाके का डेप्थ में जाकर स्कैन कर लिया और ये इलाका 3800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से चुनौती और चेतावनी दोनों अमेरिका को दे दी गई है चीन द्वारा, जिसका पलटवार अमेरिका जरूर करेगा।
कब करेगा, कैसे करेगा, खबर आते ही आपको बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रिकेट की पिच से सियासी मैदान में एक और एंट्री, दिनेश मोंगिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल। जी हां दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया मंगलवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। सियासी पारी को लेकर मोंगिया ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। देश के विकास के लिए भाजपा से बेहतर कोई और पार्टी नहीं है। क्या दोस्तों आप भी ऐसा मानते हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आलस्य ना करें, तुरंत वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराएं। मोंगिया ने अपने कैरियर में 57 वनडे और एक T20 मैच खेला है। इसमें उन्होंने कुल 1268 रन बनाए हैं। 1995 से 96 में डेब्यू करने वाले मोंगिया ने 2002 में गुवाहाटी में जिम्बाब्वे के खिलाफ 159 रन की पारी खेलकर टीम में अपनी दावेदारी मजबूत की थी और अब वह अपना सियासी पारी खेलने जा रहे हैं और पंजाब के चुनाव में उनका इस्तेमाल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रिटेन ने रूस चीन को शत्रु राष्ट्रों की सूची में डाल दिया है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के सुरक्षा एवं सीमा राज्य मंत्री डेमियन हिंसन ने साइबर संबंधी गतिविधियों पर चिंता जाहिर करते और कथित दुष्प्रचार अभियानों का हवाला देते हुए कहा कि ब्रिटेन ने रूस, चीन और ईरान को शत्रु राष्ट्रों की सूची में डाल दिया है। वहीं हिंस ने रविवार को द टेलीग्राफ को बताया कि मैंने जिन 3 देशों का उल्लेख किया है वहां साइबर गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हैं और इस पर काम करने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में ये बड़े पैमाने पर अपने लोगों को दूसरे देशों के पीछे लगा सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में कोरोना प्रभावितों को मिलने वाली राहत में हुआ है बड़ा घोटाला। इमरान खान सरकार पर लग रहे हैं घोटाले के आरोप। जी हां दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस के वक्त में लोगों की दी जाने वाली मदद के नाम पर अपनी सरकार की जेब भर रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी को लेकर एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें राहत के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ लोगों के खाने के लिए अनुपयुक्त भोजन के विवरण की बात भी कही गई है। कोरोना को लेकर जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है वो बताती है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए खर्च पर 5 जरूरी चीजें जिसमें चीनी, आटा, तेल, घी और चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकारी अनियमितता देखी गई है। तो दोस्तों, महामारी में भी अपनी जेब भरी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने और अब गिर सकती है पाकिस्तान की सरकार। भ्रष्टाचार का लगा है बड़ा आरोप। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले याद रहे 2000 लाइक का टारगेट है। दोस्तों कृपया करके अपना लाइक देके समर्थन दर्ज कराएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवादियों अपने नागरिकों को शिक्षा देने में फेल, रिपोर्ट ने खोली इमरान सरकार की पोल। जी हां दोस्तों, आतंकवाद का गढ़ बना हुआ पाकिस्तान अपने नागरिकों को शिक्षित करने में भी लगातार फेल हो रहा है। एक रिपोर्ट में इमरान सरकार की पोल खुल गई है। कम साक्षरता दर, खराब जॉब ट्रेनिंग और शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश की कमी के कारण पाकिस्तान को नवाचार की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि आतंकवादियों को पालने में इतना व्यस्त है पाकिस्तान कि अपने लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है और रिपोर्ट में खुल गई है पोल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किए LAC और LOC पर बने 27 पुल और 3 सड़कें। भारतीय सेना की इससे बढ़ गई है ताकत। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमा सड़क संगठन के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने LAC और LOC तक जाने वाली सड़कों पर बने 24 पुल और 3 सड़कों को देश को समर्पित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा, सड़कों, सुरंगों सहित कई क्षेत्रों के विकास में BRO का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर में 9, लद्दाख में 5, हिमाचल प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 3, सिक्किम और अरुणाचल में एक पुल शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आज सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए सड़कों और पुलों के 27 प्रोजेक्ट का एक साथ लोकार्पण हुआ है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर बड़ी खुशी हुई। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हो गई है देश की सेना और 27 पुल और 3 सड़कों को कर दिया गया है देश को समर्पण। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग के अपडेट से आ रही है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में रिमझिम बारिश
बारिश, ओले गिरने का भी अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है और इस बदलाव का असर बुंदेलखंड के जिलों पर ज्यादा दिखना शुरू हो गया है। कानपुर, जालौन, बांदा के अलावा बुंदेलखंड के कई जिलों में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों को छोड़ दें तो बाकी प्रदेश के सभी हिस्सों को बादल ने घेर लिया है और मौसम विभाग ने ओले गिरने का भी अलर्ट जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से तनाव, बाइडेन ने 768 अरब डॉलर की भारी भरकम अमेरिकी रक्षा बजट को दे दी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच साल 2022 के लिए 768.2 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दे दी है और इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए ही केवल 7.1 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया है। साथ ही चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीति बनाने का भी आह्वान किया गया है। इस साल बजट में चीन और रूस के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर प्रमुखता से फोकस किया गया है। बजट में अत्याधुनिक तकनीकों जैसे हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों पर जोर दिया गया है। नेपाल से आ रही है, नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर स्थित 41वीं बटालियन के अंतर्गत SSB पानी टंकी B कंपनी के जवानों ने दोहरी नागरिकता रखने के आरोप में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित का नाम चेरिंग दोरजी है, जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई गई है। SSB सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियमित जांच के दौरान नेपाल से भारत आ रहे उस व्यक्ति को जांच के लिए SSB जवानों ने रोका। उसको पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया और इस पर उसने भारतीय आधार कार्ड दिखाया, लेकिन जवानों ने उसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए वोटर आई कार्ड या अन्य पहचान पत्र दिखाने को कहा। जवाब में उसने बताया कि वो एक तिब्बती शरणार्थी है और अब भारत में बस गया है और अपने मोबाइल से शरणार्थी प्रमाण पत्र दिखाने के क्रम में SSB के सुरक्षा कर्मी ने उसके मोबाइल में चीनी भाषा में कई तस्वीरें देख ली, जिससे जवानों को शक हुआ। उसके बाद जवान ने उसे अपने मोबाइल में रखे चीनी पासपोर्ट दिखाने हेतु कहा। चीनी पासपोर्ट दिखाते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और एक चीनी नागरिक के सीमा पर गिरफ्तारी की खबर मिलते ही विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच खलबली मच गई और उससे पूछताछ के लिए कई जांच एजेंसियों की टीम पहुंच गई है। तो दोस्तों, चीनी नागरिक भारत नेपाल सीमा से कर लिया गया है गिरफ्तार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या फिर आएगा सांसों पर संकट? रेलवे ने शुरू कर दी है ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण बढ़ने को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन एवं अन्य बड़े उपकरणों की आपूर्ति के लिए कमर कस ली है। भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमण के 653 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 186 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में सर्वाधिक 167 मामले पाए गए हैं। इसके बाद दिल्ली में 165, केरल में 57, तेलंगाना में 55, गुजरात में 49 और राजस्थान में 46 मामले सामने आए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह की 3 जिलों में रैली, पदाधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलवामा से बड़ी खबर, जैश के 2 मददगार गिरफ्तार, आतंकियों को आश्रय देने और हथियार पहुंचाने में करते थे मदद। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी आतंकियों को खाने, रहने, परिवहन और हथियारों की आपूर्ति के साथ सभी तरह की मदद उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि एक सूचना मिलने के बाद पुलवामा पुलिस, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी शिनाख्त आदिल अली और आसिफ गुलजार के रूप में हुई है। दोनों अपने जैश कमांडरों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर दहशतगर्दों को मदद पहुंचाते थे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबिहाड़ा से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकियों ने सोमवार को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला कर दिया। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। वारदात के बाद आतंकी भाग निकले। सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला दिया है, लेकिन देर शाम तक